कमजोर तिमाही नतीजे, सरकारी केपेक्स में सुस्ती, विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली, मिडल ईस्ट संकट, अमेरिका और भारतीय चुनाव, ये सारे फैक्टर्स पिछले कुछ समय से बाजार पर हावी थे, जिसके चलते अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला। लेकिन अब अनिश्चितता के बादल छटने के संकेत मिलना शुरू हुए हैं। अक्टूबर की तुलना में नवंबर में एफआईआईज की बिकवाली तो रही, पर बिकवाली का प्रेशर कम हुआ। सरकारी केपेक्स जो पहली छमाही में एकदम ठंडा पड़ा हुआ था, H2 में इस फाइनेंशियल ईयर की दूसरी छमाही में कुछ हालात पटरी पे आना शुरू हुए हैं। यूएस में ट्रंप साहब की वापसी और राजनीतिक स्थिरता से बाजार पटरी पर लौटने के संकेत दे रहा है। लेकिन अक्टूबर नवंबर के आर्थिक, राजनीतिक और ग्लोबल हलचलों के बीच कई शेयर 40-50% तक सस्ते हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि मार्केट्स में अच्छे और दमदार शेयरों की हॉट सेल लगी है। चलिए भैया, आज का जो स्पेशल था ना, ज्यादा इधर उधर कुछ देखने की, टटोलने की जरूरत पड़ी नहीं। साल अंत के बेहद करीब हम जा रहे हैं और यह समय होता है जब यूएसए में हर तरफ सेल लगती है। तगड़े डिस्काउंट्स पर सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं। फ्राइडे से, नवंबर के आखिरी फ्राइडे से इस पीरियड की शुरुआत होती है, जिसे वो लोग कहते हैं ब्लैक फ्राइडे। अब यार, सेल का समय, खुशियों का वातावरण, तो ऐसा नाम क्यों? सबके जहन में सवाल आएगा। तमाम थ्योरीज हैं, पर लार्जली माना जाता है कि यह सिंबलाइज करता है वो मोमेंट जब रिटेलर्स यूएस में लॉसेस से, रेड से उभर कर ब्लैक पे आते हैं। और ब्लैक सिंबलाइज करता है शेयर मार्केट्स में, फाइनेंशियल मार्केट्स में प्रॉफिट्स को, क्योंकि सेल हो रही होती है, लोग खूब खरीदारी कर रहे होते हैं, फेस्टिविटीज की शुरुआत हो रही होती है, तो घाटे से मुनाफे में आने शुरू आते हैं रिटेलर्स। इसीलिए इस दिन को ब्लैक फ्राइडे कहते हैं। सेल के पीरियड की शुरुआत को ब्लैक फ्राइडे वहां पे कहा जाता है। यह हुआ तो यूएस में शुरू था, पर अब धीरे धीरे दुनिया भर में यह पीरियड वो होता है जब सेल शुरू होती है। और अपने यहां जाके एक काम करिएगा, इवन हिंदुस्तान में जाइए, इंटरनेट पे, गूगल पे सर्च करिएगा ब्लैक फ्राइडे सेल। एकदम से शीट में सामने आएगा कोई क्रोमा, कोई फ्लिपकार्ट, कोई प्यूमा, कोई अमेजॉन, कोई H&M, लंबी लिस्ट है। सब तरफ आपको सेल ही सेल नजर आएगी। और इस बार तो इत्तेफाक ऐसा है कि स्टॉक मार्केट में भी दरअसल सेल लगी हुई है। निफ्टी हाई से जरूर 8, 9, 10% करेक्ट होकर कामकाज कर रहा है, पर उसके सामने कई सारे जाने माने शेयर्स 20, 30, 40, 50, 60% तक के डिस्काउंट पर अवेलेबल है। यानी कि अपने हाई से इस तरह से करेक्ट कर चुके हैं कई सारे स्टॉक्स। पर जैसे सेल में होता है ना, जो भी मिल रहा है सब कुछ आप नहीं उठाते, वैसे ही स्टॉक मार्केट में भी जो भी करेक्टेड है सब कुछ नहीं खरीदा जाता, टटोला जाता है, फिर डिसाइड किया जाता है ना। आप भी देखते हो सेल में जाके, सेकंड्स का माल तो नहीं है, कुछ डिफेक्ट तो नहीं है, साइज फिट आ रहा है नहीं आ रहा है। इस शेयर मार्केट की सेल में भी थोड़ा बहुत होमवर्क तो यहां पे भी करना है। हाँ, ये बात है कि यहां का होमवर्क थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो ऐसे में बाजार के दो जाने माने एक्सपर्ट्स फिर से शिरकत करते हुए अपने वीकेंड स्पेशल में, जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के गौरांग शाह साहब और ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल। ये आप दोनों की कोई खास जुगलबंदी है जो साथ में आना पसंद करते हो? और ये लीजिए, इन दोनों को भी सेल के टैग में आग में रख दिया डायरेक्टर साहब ने, गजब है। लेकिन ये दोनों आज हमारी मदद करने के लिए बैठे हैं, इनसे जानेंगे। और आज इधर उधर समय वेस्ट नहीं करूंगा। बाजार का डायरेक्शन, आगे की चाल, एनीबॉडीज गेस, लेकिन हाँ, लंबी अवधि के लिए भारतीय बाजारों की तेजी इंटैक्ट रहेगी, बढ़िया बाजार है, वो सब अपन को पता है। आज अपन वो सेल वाले स्टॉक्स पे सीधे उतरेंगे
और कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा वो इंटरेस्टिंग सेल वाले स्टॉक्स में से क्या सिलेक्टिवली चुनना है, कहां पे कन्विक्शन आ रहा है, क्या खरीद लिया जाए, उस पर फोकस। और थोड़ी सी मानसिकता को अपन को बदलना होगा। जैसे हर तरफ सेल लगती है अपन भागे चले आते हैं, स्टॉक मार्केट की सेल से अपन डरते हैं। तो इस सेल का फायदा उठाने की कोशिश करिएगा। और सेल में क्या होता है, सबसे पहले आप भाग के वहां जाते हो जहां पे सबसे तगड़े डिस्काउंट होते हैं। अगर वहां पे कुछ बढ़िया हाथ लग गया चीज तो सोने पे सुहागा। तो अपनी शेयर मार्केट की सेल पे भी अपन उसी टैग के साथ चलेंगे जो सबसे इंटरेस्टिंग है। डॉक्टर साहब, वोडाफोन आइडिया का स्टॉक खींच कर लेकर आइएगा। उसके सेल का टैग मैंने उठा के देखा तो उस पर लिखा हुआ था 60% ऑफ। भाई साहब, इस स्टॉक के साल के हाईज थे 19 रुपए 15 पैसे और हाल फिलहाल में चला लोअर लेवल से, उसके बावजूद 60% ऑफ है। 56% साल के हाई से अभी भी स्टॉक करेक्टेड कामकाज कर रहा है। पर गौरांग सर, हम रिटेल को इस सेल में पैसा डालने का है कि नहीं? रिटेल को बहुत बहुत धन्यवाद आशीष, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। आवाज के दर्शकों को, आपको और राजेश भाई को हमारा सादर प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो देखिए, जब डिस्काउंट भारी होता है तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि डिस्काउंट क्यों भारी दिया जाता है कंपनी की तरफ से, क्योंकि उसमें कुछ कमियां होती है, कुछ खामियाजा होता है, कुछ दिक्कत होती है, इसलिए आपको इतना बड़ा डिस्काउंट मिलता है। अब अनिवार्य है पहले तो डिस्क्लोजर देना कि वोडाफोन आइडिया पर हमारी खरीदारी की राय है, लेकिन इस खरीदारी की राय हम उन सब निवेशकों को दे रहे हैं जिनके पास जोखिम झेलने की क्षमता बाकी मुकाबले में बहुत ही ऊपर की तरफ हो। और ये इसलिए आशीष भाई, क्योंकि बहुत सारे छोटे बड़े मझोले निवेशक इसमें फंसे हुए हैं। जब कभी भी ये ऊपर उभरने का प्रयास करता है तो बिकवाली का दबाव हो जाता है। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश आया माफ कीजिएगा, फिर सरकार की तरफ से जो एक विंडो आई समय सीमा और साल को लेकर के, एजीआर के ड्यू लेकर के, फिर थोड़ी बहुत राहत। तो अनिवार्य है कि हमारे देश में 2 से 3 या 4 सेल्यूलर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी हो, जिससे प्रतिस्पर्धा अच्छी हो जाएगी और हम और आप जैसे उपभोक्ताओं को मेरे ख्याल से उसका लाभ मिलेगा। तो खरीदारी की राय तो बिल्कुल है, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता बहुत ही ऊपर की तरफ हो और उसके साथ साथ समय सीमा भी आपके पास बहुत ही लंबी अवधि की होनी चाहिए। और ये हम रिटेल के कैरेक्टरिस्टिक है नहीं। एक तरफ जोखिम झेलने की बहुत तगड़ी क्षमता हो, हम लोग थोड़े से रिस्क अवर्स वाले लोग, तो भैया अगर आप रिटेल अपने आप का अपनी साइकी को समझिएगा, उसके बाद डिसाइड करिएगा। गौरांग सर कह रहे हैं जियोजीत की बाई की रेको ज़रूर होगी वोडाफोन आइडिया पे, पर वही लोग जो बहुत तगड़ा जोखिम झेलने की क्षमता रखते हैं और बहुत लंबी अवधि के लिए वेट करने को तैयार हैं, ये उनके लिए है। अदरवाइज उस कैटेगरी में फिट नहीं होते हैं, अवॉइड करिए वोडाफोन आइडिया को। अगला जो बढ़िया सेल टैग नजर आया मुझे, वो था होनासा कंज्यूमर। भाई साहब जरा लेकर आइए स्क्रीन पे। वोडाफोन आइडिया पे 60% के सेल का टैग था, तो होनासा कंज्यूमर पे 55% सेल है। और ये रीसेंट अप मूव्स के बावजूद 55% साल के हाइस से करेक्टेड है। 547 साल के हाइस, 251 के आसपास के मौजूदा भाव, 54% करेक्टेड ये स्टॉक है। और ऐसा करेक्शन आया नतीजों के बाद कि ये इशू प्राइस के नीचे फिसल गया। और होनासा मेरे ख्याल से वन ऑफ द बिगेस्ट मिसेस में से एक है इस रीसेंट क्वार्टर रिजल्ट्स का, और सरप्राइज कर रहा था। इबीटा लॉस कर डाला था इस कंपनी ने, जो किसी ने एंटिसिपेट नहीं करा था। मामाअर्थ एकदम धीमा पड़ गया, इनका फ्लैगशिप ब्रांड। राजेश सर, सेल का टैग तो तगड़ा दिख रहा है, अब ये बात गौरांग सर की सही है, ज्यादा डिस्काउंट जहां होता है उतना ही डाउट भी करना चाहिए उस चीज पर। क्या करना है? पहले तो नमस्कार आशीष जी, गौरांग सर आपको भी नमस्कार। और होनासा पे आऊं उससे पहले 2 बातें। एक तो जब सेल लगती है, जैसे आपने कहा मिंत्रा, फ्लिपकार्ट सब में सेल लगी हुई है, तो लोग दौड़ दौड़ के जाते हैं और बिना जरूरत की सामान खरीदते हैं। आप अपनी बिल्डिंग में देखोगे लिफ्ट के बाहर डिलीवरी वालों की लाइन लगी हुई है। दूसरे आपने कहा रिटेल के पास थोड़ी सी जोखिम उठाने की क्षमता कम होती है,
लेकिन मैं ये मानता हूं कि क्षमता कम होने के बावजूद खतरों के खिलाड़ी वही बन रहे हैं, और जितने फंडामेंटली प्रॉब्लमेटिक स्टॉक है वहां एक्सपोजर ले रहे हैं, एफएनओ में एक्सपोजर ले रहे हैं। मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा सोच समझ के काम करें। अब आते हैं हुनासा पे। तो मामाअर्थ, बी ब्लंट, ऐसे कई ब्रांड हैं इसके। नंबर्स बेहद खराब आए थे। टॉप लाइन 7% के आसपास गिरी और बॉटम लाइन लॉस पे आई, एबिटा लेवल पे लॉस आया। मैनेजमेंट की कमेंट्री से लोग और डर गए। उन्होंने कहा कि कुछ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स चेंज करेंगे, सुपर स्टॉकेज, डिस्ट्रीब्यूटर, पता नहीं क्या क्या। उस वजह से लोगों में घबराहट और बढ़ी, और ऐसा लगता नहीं है कि बहुत जल्दबाजी में इसमें कुछ सुधार होने वाला है, क्योंकि अगर आप देखो तो जो दिग्गज कंपनियां हैं एफएमसीजी की, फिर वो चाहे हिंदुस्तान लीवर या दूसरी हो, सब जगह ही वॉल्यूम की दिक्कतें आई, और इसको कैचअप करने में बहुत समय लगेगा। तो इस वक्त हमारी तरफ से अवॉइड की कैटेगरी में रहेगा। समय लगेगा, अनिश्चितताएं, अनसर्टनिटीज बढ़ रही हैं। हुनासा कंज्यूमर के इस डिस्काउंट टैग के फिलहाल झांसे में ना आए, अभी अवॉइड है। पैसा डाल देंगे तो फंसने का भी डर है। अगला डिस्काउंट टैग जो बढ़िया, अच्छा कई सारे तो मैंने खुद ही, तो टैग्स तो और भी बहुत लुक्रेटिव हैं, पर वो स्टॉक्स खुद ही वीड आउट भी करे मैंने। तो जो थोड़े बहुत जाने माने नाम थे सिर्फ उन्हीं को मेंशन कर रहा हूं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जाइए इसका टैग जरा, मेरे ख्याल से 45% ऑफ का टैग ये रहा। 45% ऑफ, यानी कि अपने ईयर हाई से ये स्टॉक इस समय इस तरह से करेक्शन का साथ मिल रहा है। 63 रुपीज के ईयर हाई, 35-36 के आसपास आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। 43% का कट है, इसलिए अप टू 45% ऑफ लिखा हुआ है। दिक्कतें हैं, इसीलिए पिटा है। प्रोविजन स्पाइक अप हुए, एसेट क्वालिटी में डिटोरिएशन था, प्रॉफिट्स गिरे थे जब Q2 के नंबर्स आए थे। तो चैलेंजेस हैं गौरांग सर, लेकिन खतरों के खिलाड़ी बन जाऊं क्या? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक इंटरेस्टिंग है क्या? देखिए, खतरों के खिलाड़ी बनने का शौक तो बहुत लोगों को है, और मेरे ख्याल से राजेश भाई ने सही तरीके से फरमाया कि अगर आपको जोखिम झेलने की क्षमता है, जैसे मैंने भी बताया, तो आप सब कुछ बन सकते हैं। आप रॉबिनहुड भी बन सकते हैं, आप खतरों के खिलाड़ी के दावेदार भी बन सकते हैं और उसको जीत भी सकते हैं। लेकिन ये सब में आपको ये चीज ध्यान में रखना है, जो बहुत अहमियत वाली चीज है, वो है जोखिम झेलने की क्षमता। आशीष भाई, अगर 10% करेक्शन आप नहीं झेल सकते, जैसे हमने बाजार में देखा, तो फिर आपको आत्मचिंतन करना चाहिए कि आपको शेयर बाजार में आना या नहीं आना है, क्योंकि शेयर बाजार सभी जोखिम में क्या है। अब आते हैं इसके ऊपर, तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर भी डिस्क्लोजर अनिवार्य है। हमारी राय है खरीदारी की, और हाल ही में नतीजों के बाद हमने हमारे जो लक्ष्यांक थे उसमें थोड़ा बहुत फेरबदलाव किया है। हमें लग रहा है कि एक दिक्कत तो बिल्कुल है, वो है एमएफआई सेगमेंट में जिस प्रकार से रिकवरी की रन रेट पहले हुआ करती थी, आज की तारीख में माइक्रो फाइनेंस कंपनीज की या स्मॉल फाइनेंस बैंक की रन रेट थोड़ी बहुत नीचे की तरफ आई है। वो एक बहुत ही बड़ा कारण है। रिकवरी जो ग्रामीण, मध्यम ग्रामीण भागों में हो रही है, वो बहुत जरूरी है इन सब कंपनियों के लिए, क्योंकि अगर वहां पर रिकवरी आती है तब जाकर के इनके जो लोन्स जो दिए गए वहां पर ईएमआईस के द्वारा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट लौट करके आएगा। तो इस पर भी यही कहूंगा, है यहाँ पर आकर्षण है, लेकिन इतना ध्यान रखें कि आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता कितनी है, और यहाँ पर भी थोड़ा समय ज्यादा लग सकता है ऊपर के तरफ के दायरे देखने के लिए। हाँ, ये बात सच है। थोड़ा बहुत रिस्क झेलना तो पड़ेगा, थोड़ा बहुत डाउनसाइड दिखेगा। जहां से लिया वहां से चलने लगे, ऐसा तो हो नहीं सकता शेयर बाजार में। दोनों तरफ के दायरे खुलते हैं। पेशेंस रखेंगे तो इनमें से कई सारे स्टॉक्स हो सकता है आपको आगे रिवॉर्ड करें, क्योंकि आपने गौरांग सर एमएफआई पेन की बात छेड़ दी, तो अगला स्टॉक भी आप ही के लिए। इस पे है डिस्काउंट, इंडसइंड बैंक लिखाइए स्क्रीन पे, नहीं इंडसइंड बैंक लेकर आइए। 40%, ये तो निफ्टी का स्टॉक है, 40% अपने हाई से करेक्टेड, बढ़िया सेल पे अवेलेबल। साल के हाईज ऑलमोस्ट 1700 रुपए के, सब 1000 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है, हाई से 41% करेक्टेड, इस तरह से नीचे। और इसमें भी पेन वही जो गुरांग सर ने बात छेड़ी ना, इस रिजल्ट सीजन का सबसे बड़ा सरप्राइज जो स्प्रिंग अप हुआ, और इसने सबसे पहले बताया, क्योंकि इसके सबसे पहले नतीजे आए, और उसमें सरप्राइज था माइक्रो फाइनेंस लेड वीकनेस इसकी परफॉर्मेंस पे। उसके बाद ईपीएस कट्स हुए,
पर है निफ्टी का स्टॉक। गौरांग सर, क्या रिस्क रिवॉर्ड के समीकरण बेहतर हुए? सब कुछ एक ना एक भाव पे जाके अट्रैक्टिव होता है। इस 40% के कट के बाद क्या इंडसइंड बैंक बेहतर है या नहीं? तो हमारे शेयर बाजार में एक कहावत भी है, भाव भगवान है आशीष भाई। और ये भी अनिवार्य होगा डिस्क्लोजर देना कि इंडसइंड बैंक के ऊपर पहले हमारे जो लक्ष्यांक थे वो 1800 के पार के थे, लेकिन जो घातक आंकड़े दूसरी तिमाही में इंडसइंड बैंक लेकर के आई, उसको देखने के पश्चात हमने हमारे जो लक्ष्यांक है उसको नीचे के तरफ लेकर के आके खड़ा किया है। करीबन 1120 के लक्ष्यांक है। और ये जो 1000 के नीचे कामकाज कर रहा है इंडसइंड बैंक का शेयर, मेरे ख्याल से रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। ये जो स्टॉक है इंडसइंड बैंक, ये दरअसल कंसेंसस है। राजेश सर, आप लोग के ओम कैपिटल पे भी बाय रेको दिख रही है इंडसइंड बैंक पे। आप लोग के किस तरह के ट्रेड के समीकरण, इन्वेस्टमेंट के समीकरण, आपको किस तरह के लक्ष्य नजर आते हैं या लक्ष्यांक नजर आते हैं? देखिए गौरांग सर, लक्ष्य हुआ टारगेट, तो लक्ष्यांक क्या हुआ? दोनों का मतलब एक ही होता है, लक्ष्य और लक्ष्यांक। लक्ष्य होता है गोल, लक्ष्यांक होता है क्या, द अल्टीमेट गोल दैट यू वांट टू गेट। ओके, तो आप लोग का अल्टीमेट गोल, लक्ष्यांक क्या है राजेश सर? देखिए, हमें लगता है कि साल भर में 20% के रिटर्न इसमें बिल्कुल बैठ सकते हैं मौजूदा स्तर से। नतीजे खराब आए थे, बॉटम लाइन में अगर आप देखो तो 40% की ड्रॉप थी, बट अदर पैरामीटर्स आप देखो, लोन बुक 13%, डिपॉजिट 15%, नेट इंटरेस्ट इनकम 5% बढ़ी थी। जो दिक्कत आई एमएफआई की प्रोविजनिंग की वजह से आई, लेकिन अब आने वाले दिनों में जो नए एमडी सीईओ साहब ने कार्यभार संभाला है और वैल्यूएशन बहुत चीप हो गए। FY 26 की एडजस्टेड प्राइस टू बुक देखेंगे तो 1.2 के आसपास चल रही है। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सपोजर लिया जा सकता है। एक दिग्गज बैंक है और टर्म डिपॉजिट वगैरह में थोड़ी सी बढ़त थी, इसलिए मार्जिन्स में भी थोड़ा प्रेशर पड़ा। आने वाले दिनों में ट्रैक में आती हुई नजर आती है, एमएफआई का बुक थोड़ी क्लीन हो जाएगी, तो 20% की बढ़त तो यहाँ से मौजूदा स्तर से बिल्कुल हो सकती है। और अगर नतीजे सुधरने लगे तो बड़े टारगेट भी हो सकते हैं, बट इस वक्त आप मिनिमम 20% मान के चलो। कंसेंसस बाय इंडसइंड बैंक, चाहे गौरांग सर, राजेश सर दोनों कह रहे हैं इन लेवल्स पे भाव में सारा पेन शायद कैप्चर हो रहा है। राजेश सर, टाटा मोटर्स लाइए जरा डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे क्विकली स्टॉक। इसका भी सेल का टैग अच्छा खासा था, 35% साल के हाई से टाटा मोटर्स करेक्टेड, 1180 के आसपास के साल के हाईज 780 पे 35% नीचे। रिजल्ट डिसअपॉइंटिंग थे, जेएलआर था, सीवी सेगमेंट था, जिसके चलते नतीजे कमजोर हुए। और राजेश सर, अब ठीक है, करेक्टेड है, बढ़िया कंपनी है, पर वो जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज था ईवी स्पेस का, अभी तक तो इसने बहुत रिजॉइस एंजॉय करा है। अब लगता है वाकई कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी उस स्पेस में बढ़ रही है, अब असली समय आया है। टाटा मोटर्स खरीदोगे क्या आप? देखिए, इस वक्त मैं अवॉइड की कैटेगरी में रखूंगा। कारण है, जैसे आपने कहा, ईवी स्पेस में जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज था वो अब खोता हुआ नजर आ रहा है। दूसरे, इन्वेंट्री की दिक्कतें हैं। तीसरे, अगर आप देखो तो जो जेएलआर की सेल है वो बाहर के देशों में, भले वो चाइना हो, यूके हो वगैरह, हर जगह ऑटो की सेल थोड़ी सी खराब दिख रही है, तो मुझे यहाँ दबाव नजर आता है। और दूसरी बात यह है कि इससे बेहतर विकल्प बाजार में नजर आते हैं। रीसेंट लिस्टिंग जो हुंडई की है वो मुझे इससे बेहतर नजर आती है, तो इस वजह से मैं इस वक्त इसे अवॉइड में रखूंगा। में रखना है, हो सकता है अपने आप में ठीक होता है, लेकिन इससे बेहतर विकल्प इसी स्पेस में है, तो क्लियर कट इस समय टाटा मोटर्स अवॉइड की कैटेगरी में रखें। एक काम कर रहा हूं, सेल में और भी बेहतरीन आइडियाज हैं, बेहतरीन स्टॉक्स हैं, उनमें से बेहतर आइडियाज कौन से हैं वो एक्सपर्ट बताएंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है हमारी इस खास पेशकश हॉट सेल में। वैसे आंख तो ऐसी लग रही डायरेक्टर साहब ने, ऐसा लग रहा है ब्लास्ट फर्नेस है पीछे, और इसीलिए मैं आज चल के स्क्रीन के पास नहीं गया हूं क्योंकि गर्म काफी ज्यादा है। लेकिन हम लोग उन स्टॉक्स की चर्चा कर रहे हैं जो अच्छे खासे करेक्टेड है, उनमें से सेल में क्या खरीदें। कुछ स्टॉक्स अब मैं मिस करके आगे बढ़ रहा हूं, समय कम है मेरे पास, कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स कवर करना जरूरी। एशियन पेंट्स को लेकर आइए प्लीज स्क्रीन पे, बढ़िया डिस्काउंट पे इस समय ये स्टॉक भी अवेलेबल, 30% डिस्काउंट का टैग आपको नजर आएगा। साल के हाई से बढ़िया करेक्टेड ये स्टॉक इस समय कामकाज करता हुआ। राजेश सर,
भरोसा करने का मन तो करता है इस कंपनी पे, दिया बहुत है कमा के, लेकिन चैलेंजेस हैं। ऐसा लगता है स्ट्रक्चरल और मैनेजमेंट की कमेंट्री खुद कितनी गार्डेड, खुद कितनी कॉशियस, खुद को चुनौती दिख रही है। थोड़ा बदल गया मामला। एशियन पेंट्स लूं इस डिस्काउंट में या नहीं लूं? देखिए, कमा के दिया है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड है। अगर पेंट का नाम लिया जाए तो पहले एशियन पेंट का ही नाम दिमाग में आता है, बट इस वक्त मैं अवॉइड की कैटेगरी में रखूंगा। कारण जैसे हम सभी जानते हैं, बॉटम लाइन में अच्छी खासी डिक्लाइन आई, जो कि किसी को उम्मीद नहीं थी, बावजूद इसके कि क्रूड के प्राइसेस नीचे चल रहे थे। अब आगे आने वाले दिनों में जहां इनकी बहुत एक तरीका से मार्केट में दिग्गज थे इस पेंट के मार्केट में, वहां अगर आप देखो तो बिरलाज एंट्री कर रहे हैं, एस्ट्रल वाले एंट्री कर रहे हैं, जेएसडब्ल्यू वाले एंट्री कर रहे हैं। आईसीआई ने ये कहा है कि वो इंडिया से एग्जिट करेंगे तो वो कंपनी कोई ना कोई लेगी, अगर यही लेते हैं तो बहुत कॉम्पिटिटिव प्राइस में लेना पड़ेगा। तो कई सारी दिक्कतें आने वाले दिनों में आने वाली है। तो कंपटीशन इतना हॉट अप हो रहा है कि मैं समझता हूँ कि इस वक्त थोड़ा अवॉइड ही रखा जाए। अब चलिए जरा उस सेक्शन में सेल के जहां पे 20% के टैग पे कुछ इंटरेस्टिंग कंपनी सेल पे है। नेस्ले इंडिया आप लेकर आइएगा डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे। 20% ऑफ, साल के हाई से ऑलमोस्ट 19-20% करेक्टेड इस समय नेस्ले इंडिया का स्टॉक ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। गौरांग सर, मैं तो अभी भी खाता हूं मैगी, और मुझे याद पड़ता है जब मैं छोटा स्कूल में टिफिन ले जाता था, तब से लेकर आज तक मुझे पसंद है और अभी भी उतनी खाता हूं मैं। तो है तो ब्रांड दमदार इसके कई सारे। स्टॉक कैसा है? स्टॉक भी बढ़िया है, ब्रांड अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छे हैं, तो कंपनी भी अच्छी है आशीष भाई। मेरे ख्याल से आपको निवेश करना चाहिए। आप योगदान दे रहे हैं उसकी बिक्री में, इसके प्रोडक्ट्स का सेवन करके, और मुनाफे में भी आप योगदान दे रहे हैं। तो नेस्ले इंडिया पर खरीदारी की राय है। और अगर आप हमें लक्ष्य पूछते हैं तो करीबन 2700 के लक्ष्यांक है। नतीजे बेहतर आए तो लक्ष्यांकों में परिवर्तन होगा। नेस्ले इंडिया वो स्टॉक था जो मेरे ख्याल से कंसेंसस के तौर पे था। राजेश सर, आप लोग के टारगेट्स क्या है नेस्ले इंडिया के? क्योंकि आप लोग की भी शायद बाय रखो है नेस्ले पे। जी बिल्कुल, हमारे 2700 के टारगेट हैं इस वक्त, और हमें लगता है कि जिस तरह की ब्रांड प्रोफाइल है और आपका योगदान है बॉटम लाइन में, तो बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हाँ, मेरी जेब से इनकी जेब में जा रहा है, तो फिर जिसकी जेब में जा रहा है उसको खरीद लीजिए, ज्यादा बेहतर आइडिया। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो 20% के टैग पे एक नेस्ले नजर आया मुझे, वैसे ही रिलायंस इंडस्ट्रीज पे भी 20% डिस्काउंट का टैग लगा हुआ है। साल के हाई से ये भी 21% करेक्ट होके ट्रेड करता हुआ। राजेश सर, क्या करना है? रिलायंस इंडस्ट्रीज इस डिस्काउंट, इसने बहुत रुलाया है। वैसे ये वो स्टॉक है जो इस पूरे बाजार के करेक्शन में सबसे ज्यादा रुला ही रहा है। लूं नहीं लूं, ये बताओ आप। बिल्कुल लेना है। ये ऐसा स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। अगर आप देखो तो इतनी दिक्कतों के बावजूद नतीजे अच्छे आए। आरपीयूज में इंक्रीज आई, 167 की जगह 195, 18,900 कुछ स्टोर हैं इनके। स्टोर नेटवर्क और फुटबॉल में बढ़त हुई। ओटीसी प्रॉफिटेबिलिटी है जो थोड़ी इम्पैक्टेड थी डाउनस्ट्रीम की वजह से, लेकिन इतनी सिक्वेंशियल केपेक्स के बाद भी बैलेंस शीट स्ट्रांग है। और इन लेवल्स पे बहुत अट्रैक्टिव लगने के और भी कारण है कि अगर आने वाले दिनों में कोई भी कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट जैसे कि डीमर्जर या आईपीओ इनके सब्सिडरीज जियो और रिटेल के होते हैं, तो वो एडेड तड़का होगा। अदरवाइज 1600 के टारगेट आने वाले एक साल में बिल्कुल संभव है। और ये भी एक कंसेंसस बाय था। गौरांग सर, जियोजीत के लक्ष्यांक क्या है स्टॉक पे, रिलायंस पे? जियोजीत में लक्ष्यांक करीबन 1520 के आसपास रखे हैं। बहुत ही साधारण से लक्ष्यांक है, और ऐसा कोई लार्ज कैप फंड नहीं होगा जहां पर रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर नहीं होगा। तो अनिवार्य है, अगर निवेश नहीं किया है तो लाभ लेकर के करेक्शन का लंबी अवधि के लिए निवेश करें। लाभ लें इस करेक्शन का। रिलायंस इंडस्ट्रीज की इस प्रोग्राम में चर्चा हो गई, तो एक बात ध्यान रखिएगा, इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। एक फाइनेंशियल एडवाइजर, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से भी प्लीज कंसल्ट करिएगा। तो इस हॉट सेल में क्या उठाना है, जहां पे कन्विक्शन दोनों एक्सपर्ट्स का है, मैं उनके साथ जा रहा हूं। वो 3 स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर प्लीज और रैप अप के तौर पे रेट दिखा दीजिएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज दोनों को पसंद आ रहा है, इंडसइंड बैंक दोनों को पसंद आ रहा है, और साथ साथ नेस्ले इंडिया। सेल में सिलेक्टिव रहिए, ये वो स्टॉक्स हैं जो खरीदे जा सकते हैं। राजेश सर, गौरांग सर, थैंक यू सो मच दोनों का जुड़ने के लिए और बढ़िया तरीके से ये सेल में हमारी मदद करने के लिए। चलिए इस नोट पर
आप सबका भी जुड़ने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। हिम्मत करिएगा, पढ़िएगा और सेल का भरपूर फायदा उठाइएगा। नमस्कार।